तो अब लेक्चर 8 क्लास 12th मैथ्स वेक्टर्स एंड 3D लेक्चर नंबर 8। तो जो बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ रहे बच्चों उन लोग अब पढ़ो भी मत, रेगुलर नहीं पढ़ रहे उन लोग अब कुछ समझ में आएगा नहीं। बाकी जो लोग पढ़ रहे होंगे चैप्टर्स कनेक्टेड हैं। चैप्टर का नाम देख रहे हो, जैसे फिजिक्स में एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये पूरा जुड़ा हुआ चैप्टर है एटम एंड न्यूक्लियाई। उससे पहला जो देखिए डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, दोनों चैप्टर मिला हुआ, डी ब्रोई वेवलेंथ वाला और उसके पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला। चैप्टर का नाम वेक्टर्स एंड 3D है, पूरा वेक्टर्स और 3D पूरा का पूरा कनेक्टेड है, अलग अलग चैप्टर नहीं है। आप अलग से 3D का क्वेश्चन नहीं बना सकते, पॉसिबल नहीं है। तो दोनों के बीच का कड़ी ये है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन इन स्पेस। तो थोड़ा सा रिकॉल करो, ये वर्ड याद आ रहा होगा, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन इन स्पेस कैसे निकालते थे, कुछ याद आ रहा होगा है ना। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते थे बताएगा। तो पहले रिकॉल शायद लेक्चर 2 में पढ़े थे, है ना, लेक्चर 2 में था ये। तो क्या क्या पढ़े थे, अगर कोई वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर, कोई एक वेक्टर का पोजीशन अगर इस फॉर्म में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप हो, तो ये जो 2 3 5 इसी को क्या कहते थे, दिस वर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर। ये जो भी वेक्टर होगा ऑफ वेक्टर, है ना। वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते थे, वेक्टर को नहीं, डायरेक्शन रेशियो को a b c से। कुछ याद आ रहा है, भूल गए सब, है ना। और क्या पता था, पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ हो P है और Q है ना, इस तरह से। तो P का कोऑर्डिनेट अगर 2 3 5 है, Q का 4 6 7 है, वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो इसको, है ना। तो किस तरह से, पहले इसका पहले हम लोग PQ वेक्टर निकालेंगे। अगर PQ वेक्टर निकालना हुआ तो PQ वेक्टर बराबर कैसे आता था, ये इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर। अगर PQ चाहिए तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q होगा कितना, तो दिस विल बी 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। तो ऐसे जब लिखते हैं 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप माइनस P का हो जाता 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो दोनों को माइनस कर देते तो ये हो जाता 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, मान लो ऐसे ही आया, है ना। तो ये जो 2 3 2 है, ये सब क्या था, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ये लाइन PQ वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पहले पढ़े थे, नहीं आ रहा है तो एक बार देख लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप अचानक से डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का क्वेश्चन नहीं बना सकते। पहले आपको लेक्चर 2 या लेक्चर 3 एक बार मिला लेना, वीडियो में कॉपी में भी होगा। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पहले देख लो, तो बोलोगे डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन देख ही लेंगे तो फिर आज क्या पढ़ेंगे, है ना। तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन जो तुम देखोगे वो वेक्टर का देखोगे। आज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का क्या मीनिंग होता है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार जरूर से रिकॉल कर लेना, इसका काम पढ़ने वाला है। ये थोड़ा लिख रहे हो ठीक है, बट ये पहले लिखे होगे तो इसका भी काम नहीं है, ये रिकॉल के लिए है, एक बार इसको रिकॉल रखना, इसका भी काम नहीं है। इसी में डायरेक्शन रेशियो का डायरेक्शन कोसाइन भी बताए थे, कुछ याद आ रहा है, कितना था डायरेक्शन कोसाइन था, L M N कैसे निकालते थे, L बराबर था a बाई अंडर रूट कॉस अल्फा। नहीं लिखवाया हूं मैं अभी तक, एक बार, हाँ वो अभी लिखवाऊंगा आज। m बराबर पड़े थे b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और n बराबर था c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और फिर पड़े थे l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1। ये L M N को डायरेक्शन कोसाइन कह रहे थे, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में, अभी नहीं पढ़ा रहा है, रिकॉल कर लो एक बार, ठीक है। अब उसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये पहले पढ़े हैं तो इसको रिकॉल एक बार कर लेना, लेक्चर 2 में ही है मेरे ख्याल से, 2 में ही है, एक बार मिलाना डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन। ये पहले पढ़ चुके हैं, तुम क्या लिखे नहीं क्या, वही में पहला ही में है, हाँ हो सकता है पहले ही में हो सकता है फर्स्ट ही क्लास में, इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में, हाँ हो सकता है इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में ही हो, वीडियो 1 में हो, लेक्चर क्लास नहीं आने से क्या मतलब, लिखे भी नहीं हो क्या, वीडियो देखे उसको लिखते नहीं हो, वीडियो देखने के टाइम में नहीं लिख पाता, फिर उसको छोड़ ही देते हैं। अरे बच्चों मजाक नहीं करिए सर, फिर दिक्कत हो जाएगा ना। देखो याद क्या हो टॉपिक कितना ही याद रह जाता है। खैर अभी मेरे को इसका काम पड़ेगा, इसलिए अगर आपके पास नहीं लिखा हो तो आप ही को दिक्कत होगा और कुछ नहीं, है ना। अब देखते हैं, तो ये एक लाइन है स्पेस में, स्पेस का मतलब है 3D में,
3 डायमेंशनल। जैसे रूम का एक किनारा, किसी का भी रूम का एक किनारा में तीनों एक्सिस बना हुआ रहता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। वहां से एक लाइन बनाना ओरिजिन से, रूम का किनारा एकदम कोने में रहता है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किनारे के कोऑर्डिनेट से एक लाइन खींच देना है, ठीक है। तो वो लाइन किस पे हो गया, वो लाइन जो है वो स्पेस में आ गया, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अरे समझ, जब वो 3 डायमेंशनल पे आया तो वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के साथ वो लाइन एंगल बनाएगा। मानते हो, थोड़ा समझो, वीडियो में करके बताना मुश्किल है। आप लोग थोड़ा रूम के अपने कोना में देखो, रूम के कोना में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों दिखता है, उसमें से ओरिजिन से एक लाइन खींच दो, तो वो लाइन किस पे आ गया, वो लाइन जो है वो स्पेस पर आ गया। अब वो एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है। मैं तो इसको 2 डायमेंशन में बनाने का कोशिश किया हूं, बट ये इससे समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो खुद से करके देखो, है ना। ये लाइन है ऐसे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में ऐसे यहां पर बनाए हुए, है ना। ये देखो एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन कितने का एंगल बना रहा है, ये जो है वो एंगल बना रहा है अल्फा का, दिख रहा है। वाई एक्सिस के साथ ये लाइन कितने का एंगल बना रहा है, बीटा का। जेड एक्सिस के साथ ये लाइन कितने का एंगल बना रहा है, गामा का, ठीक है। तो अभी आप लोग, अभी देखो कुछ लोग बता रहे हैं याद नहीं है, वीडियो 1 में डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन बताया गया था, उसका एक अलग मीनिंग बनता है, उसका क्वेश्चन अलग है, उसका एप्लीकेशन अलग है। आज जो पढ़ेंगे उसका मीनिंग एप्लीकेशन अलग होगा। डेफिनेशन तो सेम ही है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, नाम तो सेम है। और ये कड़ी बनेगा वेक्टर और 3D का। वेक्टर का 7 लेक्चर, आज इसका, उसके बाद 3D का मिला करके आपका एक पूरा चैप्टर बनेगा। नहीं भी तो 4 क्वेश्चन जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में आने वाला है वेक्टर 3D का। बोर्ड्स में चैप्टर पिछले साल तक 14 नंबर का हुआ करता था, पिछले सालों में। तो इस बार तो पैटर्न थोड़ा चेंज है, नहीं तो काफी स्कोरिंग पेपर माना जाता है सब तरह के एग्जाम में। एनडीए में 2-2 पन्ना भरा हुआ रहता है केवल वेक्टर 3D का क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि आप देख लिए, देखने पर आप कड़ी जोड़ ही नहीं सकते, ना इसका ना मॉडर्न फिजिक्स का। देख करके एनएलएम समझ सकते हो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एक बार देख के समझ लिया, वो अपना लिख लिया, फॉर्मूला हो गया। ये चैप्टर नहीं आप कर पाएंगे, ये आपके पास लिखा होना चाहिए सारा चीज, ठीक है। तो इसमें अब थोड़ा सा लिखेंगे, इफ अ लाइन L makes an angle alpha, beta, gamma with coordinate axis x axis comma y axis comma z axis respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called, इसको ही हम लोग कहते हैं डेफिनेशन के हिसाब से, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन इन स्पेस, ऑफ अ लाइन इन स्पेस। और अब यहां पर सोचने समझने वाली बात है, पिछले क्लास का भूल गया तो दिक्कत होगा, वहां पर ही हम लोग पढ़ते डायरेक्शन कोसाइन को L से डिनोट करते हैं। तो L बराबर कॉस अल्फा हो जाएगा, M बराबर कॉस बीटा हो जाएगा और N बराबर कॉस गामा हो जाएगा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। वहां पर अलग था, वहां पर पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए, पॉइंट का कोऑर्डिनेट से वेक्टर बनेगा, वेक्टर से डायरेक्शन रेशियो बनेगा, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन बनेगा। नहीं में दिक्कत है आपको। अच्छा, आप लोगों से कुछ लोग अबव एवरेज, अगर सीधा यहीं से होता तो वहां पर क्यों पढ़ाया जाता है, ये भी तो सोचो। बोलोगे टीचर गलती से पढ़ा दिया, शायद ऐसा नहीं है। तुम कहीं भी देख लो, आपको वेक्टर्स में एकदम 2 लाइन का डेफिनेशन मिलेगा, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। फिर ये पूरा चैप्टर मिलेगा डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो का, और फिर इसका एप्लीकेशन फिर 3D में है। टॉपिक्स कनेक्टेड है, मिस कर दोगे तो तुमको लॉस होगा बहुत भारी, और किसी को नहीं। तो ये इंट्रोडक्शन है डायरेक्शन कोसाइंस का। ठीक है, LMN। अब इसमें जो पिछले क्लास में किए थे उसका रूल का यूज करेंगे हम लोग। इसमें L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 1 होता है। दूसरा ABC, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। और कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो a बाई अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यही एल के बराबर होता है। ये जो बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यही एम के बराबर होता है। और सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, वो 1 के बराबर होता है। इन्हीं तीन को जोड़ करके स्क्वायर कर देंगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, कुछ गलत लिख दिया ना, ये एल के बराबर है, ये एम के बराबर, ये एन के बराबर है। और फिर एल की स्क्वायर प्लस एम की स्क्वायर प्लस एन की स्क्वायर बराबर 1 हो जाता है। कभी भी कोई वेक्टर लिखा हुआ रहे, जो लोग पहले नहीं पढ़े, कभी भी कोई वेक्टर दिया हुआ रहे, कभी भी कोई वेक्टर दिया हुआ रहे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और ये उस वेक्टर का अगर पोजीशन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो, ये नहीं कि कोई भी वेक्टर लिखा हो गया, उस वेक्टर का अगर पोजीशन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है तो कंफर्म है कि ये जो 3, 4 और 5 है ये उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होता है। वेक्टर का पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में अगर एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किया हुआ हो तो ये जो है वो उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होता है। और अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो कुछ और है, ये एक लाइन को स्पेस में 3D में रिप्रेजेंट किए तो ये डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन को साइन, मीनिंग सेम है, फॉर्मूला सेम है और मिला जुला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको वेक्टर के साथ अभी जोड़ेंगे। यहाँ तक लिख लिया हो गया, तो अब आगे देखो ये वेक्टर के साथ कैसे जुड़ जाएगा, इसी को लिख देता हूँ। बड़ा कमाल का टॉपिक है, अभी देखना ध्यान से और समझने का ट्राई करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा सबको। ठीक है, तो कुछ दिन पहले डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे, 1-2 दिन पहले, है ना। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था? डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दैट वाज मॉड ए मॉड बी इनटू कॉस थीटा। ठीक है, मॉड ए मॉड बी इनटू कॉस थीटा, ये तो था ही। ओके, चलो इसको अब हटाओ, कॉस थीटा वाला ठीक है। ऐसे कोई ए वेक्टर बताओ, कुछ था, मान लो ऐसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, कुछ भी, और बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, कुछ भी ऐसे ही हम लोग ने लिख दिया। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। ए वेक्टर का मॉड कितना हो गया? ए वेक्टर का मॉड कुछ हुआ इसमें, 4 प्लस 9 प्लस 16 कितना हो गया? जो भी हो जाए, रूट 29 हुआ सर, 29 ना। और बी का मॉड 9 16 25 रूट 50 है ना। ये कॉस थीटा बराबर कितना हो गया? ध्यान से देखना और बताना। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी, मतलब रूट 29 इंटू रूट 50। ठीक है, और ए डॉट बी करोगे कैसे? ए डॉट बी करोगे कैसे? ए डॉट बी तो डॉट करना तो आपको आता है, डॉट कैसे होगा? 2 को 3 से 6 प्लस 12 प्लस 20 बाई रूट जो भी आएगा 1450, जो भी आए इस तरह से, है ना। ऐसे करते थे ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक, अब बोलोगे ये तो सर मालूम है, ये क्यों बता रहे? तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान से देखना, टॉपिक जोड़ नहीं पाए, समझना वाला टॉपिक नहीं है बच्चों, टॉपिक जोड़ नहीं पाओगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। एक वेक्टर है, दिस इज a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और एक दूसरा वेक्टर है, इसको a1 a2 a3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और b वेक्टर को लिखेंगे b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, तो a डॉट b बराबर कैसे हो रहा है? a डॉट b बराबर दिस इज मॉड a इंटू मॉड b इंटू कॉस थीटा। अरे a डॉट b कैसे करते हो अभी बता रहे थे। दिस इज लाइक a1 b1 प्लस डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, नहीं, फिर b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। आ रहा समझ में?
अब थोड़ा ध्यान से खुद ही से बताना नहीं जो दिक्कत होगा। इससे क्या आ रहा है, दिस इज कॉस थीटा। अब देखो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a1 बाई अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर इंटू b1 बाई अंडर रूट b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, a1 b1 है तो इसके साथ ये इसके साथ लिख सकते हैं। तो इस तरह से a2 बाई अंडर रूट a1 की स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर इंटू b2 बाई अंडर रूट b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर प्लस फिर a3 बाई a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर इंटू b3 बाई b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। इससे cos थीटा आ जाएगा, है ना। अब थोड़ा बताना a1 क्या था, डायरेक्शन रेशियो किसका, ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाई डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर प्लस डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर प्लस डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर ए वाले का। इसी को क्या कहते हैं अभी बताया गया, इसी को डायरेक्शन कोसाइन कहते थे। इसको हम लोग सीधा सीधी L1 कह सक रहे थे। और ये क्या आ जाएगा b1 डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर प्लस डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर प्लस डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर बी वाले वेक्टर का। तो दिस इज L1। अगर दूसरे वाले का डायरेक्शन कोसाइन का नाम अगर L2 हो तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 से एंगल बिटवीन टू लाइंस where lines are represented as vectors in space का फॉर्मूला ये होगा। This is how we calculate angle between two lines in space। ठीक है, अभी तक आप एंगल बिटवीन टू लाइन a डॉट b बराबर मॉड ए मॉड b cos थीटा से निकाल सकते हैं, a क्रॉस b बराबर मॉड ए मॉड b sin थीटा से निकाल सकते हैं। बट अगर एक लाइन स्पेस में रिप्रेजेंट किया हुआ हो और उसका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन मालूम हो तो उसमें एंगल बिटवीन टू लाइंस cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 से निकलेगा। ठीक है, तो समरी यह है कि इफ L1 कॉमा M1 कॉमा N1 आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक लाइन, कोई भी लाइन ले लो L1, ठीक है, एंड L2 कॉमा M2 कॉमा N2 ये क्या है यार, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक दूसरा लाइन L2। और ये दोनों लाइन कहां पर, ये दोनों लाइन जो है वो स्पेस में रिप्रेजेंट है, उसके बीच के एंगल निकाल रहे हैं, वेक्टर के बीच के एंगल नहीं निकाल रहे हैं। देन एंगल बिटवीन बोथ लाइंस दिस cos थीटा इज L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 into N2। देख रहे हो वेक्टर के साथ कैसे ये चीज जो है वो मैच कर जा रहा है। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन लाइन का मालूम हो और डायरेक्शन कोसाइन दूसरे लाइन का मालूम हो तो दोनों लाइन के बीच के एंगल L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 से निकलेगा। ठीक है, तो दिक्कत लिख लो। ठीक है, इसी में लिखते लिखते अगर सोचेंगे, ये लिख लिया ना, हमें ये तो समझाने के लिए बताया था, एक्चुअली में हमें से किसका काम है कि अगर तुमको एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन मालूम है और एक दूसरे लाइन का जो कि स्पेस में रिप्रेजेंटेड है उसका डायरेक्शन कोसाइन मालूम है, तब उन दोनों के लाइन के बीच का एंगल है वो तो मैं डॉट प्रोडक्ट से कनेक्ट करके दिखाया हूं, वेक्टर के साथ कनेक्ट करके शो किया जा रहा है। एक्चुअली में इसको वेक्टर से कोई लेना ही देना नहीं है। डेफिनेशन के हिसाब से तुमको लग नहीं रहा इसमें वेक्टर का क्या काम है, एक लाइन है उसको रिप्रेजेंट किए हैं cos अल्फा cos बीटा cos गामा है, बट ये वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट हो जाता है ना, कनेक्ट वेक्टर के साथ करते तब जाकर फॉर्मूला निकलता है। अब इसी में देखो यहां तक अगर लिख लिए हो तो खुद से ही बताओ कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है इन स्पेस, यही दोनों लाइन बताओ, इफ टू लाइंस, नाम था L1 एंड L2, ये सब चीज ध्यान से लिखना, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन स्पेस, तो क्या होगा पहले बताओ अपने से, क्या जीरो हो जाएगा, ये cos थीटा मतलब cos 90 हो जाएगा जो कि हो जाएगा जीरो। तो इससे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं उस केस में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा। मजे की बात यह है, अच्छे से सोचोगे तो A1
A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे ना बच रहा था। A1 B1 लिखे थे, क्या लिखे थे अभी रिप्रेजेंट करते समय आप लोग अभी लिखे थे ना A1, अब A1 A2 ही आया था अभी जो लिखे थे अभी। A1 B1 लिखे थे शायद थोड़ी देर पहले, जो लिखे थे वैसे समझ लेना A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। एक्चुअली में डायरेक्शन रेशियो को ABC से डिनोट करते हैं ना, तो ABC तो A1 A2 ही कर रहा है, समझ रहे हो ना, दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो का बात है, A1 A2 ही कर लो प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इसका वैल्यू भी जो है वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला बच रहा है ना, समझ में आ रहा है सबको। L1 की जगह पर क्या होता है A1 बाई अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, वो cos 90 0, तो नीचे वाला तो उधर जाके 0 ही हो गया। तो तुम L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 करो, या फिर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 भी 0 कर सकते हो, सिर्फ 90 डिग्री के केस में। अदरवाइज तुम cos थीटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 से नहीं निकाल सकते। cos थीटा तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 से निकलेगा। समझ में आ रहा है बात? 30 डिग्री जिसका आंसर आ रहा है उसमें A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 थोड़ी ही हो जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? बढ़िया से ना, ठीक है, इसको लिख करके रखो। अगर परपेंडिकुलर रहा तो डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा और डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। फटाफट लिखो, फिर कुछ क्वेश्चन समझेंगे। हेलो, हाँ, सिर्फ परपेंडिकुलर के केस में देखना कि प्रोडक्ट L1 L2 का करो, चाहे डायरेक्शन रेशियो का करो, चाहे डायरेक्शन कोसाइन का, परपेंडिकुलर वाले केस में उसका प्रोडक्ट 0 आने वाला है। छोटी छोटी बातें नहीं पकड़ के रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा सबको। क्वेश्चन लिख के करते हैं, ऐसे लैंग्वेज लिखने पर इसमें कुछ नहीं समझ में आता। हम लोग भी जब स्कूल में थे तो ऐसे लैंग्वेज से इसमें कुछ नहीं आता समझ में। ठीक है, लिखा जाए कुछ सवाल जवाब। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी है, और बीच का कड़ी है, इसका क्वेश्चन आएगा कि नहीं ये बोलना मुश्किल है कि लो बाइसिक डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का कोई क्वेश्चन आएगा क्या, ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि इसका पूरे का काम आपको 3D में पढ़ने वाला है। तो उस हिसाब से सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का क्वेश्चन दिख जाए उसका काम से शायद कम है परीक्षा में। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस के लिए करते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस of the line segment joining the points पॉइंट का ज्वाइनिंग वाला पढ़, लास्ट क्लास में नहीं भी पढ़े तो यहां से हो जाएगा 7 -5 9 और बी का कोऑर्डिनेट है 5 -3 और 8। पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, पहले क्या निकलेगा बोलो, किसका डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी अगर निकालना है तो कैसे होगा, बी माइनस है, हाँ 5 -7 -3 +5 8 -9, दिस इज -2 2 -1 -2 2 -1। समझ आ रहा है? इसको वेक्टर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो लोग अभी समझदार हैं। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो इससे हम लोग ए वेक्टर को पोजीशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी वेक्टर को पोजीशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर ए बी वेक्टर बना सकते हैं।
ए बी के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए कर सकते हैं, फिर वो पूरा ए बी वेक्टर एक लाइन बन जाएगा और उसका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। करके दिखाऊं क्या आ रहा है समझ में? अरे हाँ ना बोल भाई सब लोग, है ना? ये तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए वेक्टर से लाइन कैसे बन जाना चाहिए। लाइन बन जाएगा, ए बी को ज्वाइन करेंगे और स्पेस में रिप्रेजेंट कर देंगे तो लाइन बन जाएगा, और अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो ये वेक्टर बन जाएगा। तो ये वेक्टर के तरफ से भी डायरेक्शन रेशियो निकल सकता है और लाइन इन स्पेस के हिसाब से भी डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकता है। इसको ए बी सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना, कैसे निकालना? दिस इज ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कितना हो गया? माइनस 2 बाई अंडर रूट 4 4 1 माइनस 2 बाई 3 हो गया, है ना? m कितना हो जाएगा? b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितना हो गया? 2 बाई 3, और सिमिलरली n बराबर माइनस 1 बाई 3। बताने का जरूरत नहीं कि n का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, करके चेक भी कर सकते हो, ठीक है? अगला क्वेश्चन, ठीक लग रहा है? मजा आ रहा है बच्चों? नहीं उतना भी नहीं, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स whose direction ratios are 3 to -6 and 1 to 2। तो इस बार कितना लाइन है? इस बार 2 लाइन, ठीक है? तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन का नाम कुछ मान लेते हैं L1, और डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी से रिप्रेजेंट करेंगे तो A1 हो जाएगा 3, B1 हो जाएगा 2 और C1 हो जाएगा -6। तो इसका डायरेक्शन को रेशियो से नहीं निकलेगा एंगल बिटवीन 2 लाइंस, क्या निकालना पड़ेगा? डायरेक्शन को साइन निकालना पड़ेगा। तो L1 बराबर कितना? 3 बाई अंडर रूट 9 प्लस 4 13 13 36 49, मतलब 3 बाई 7 आ रहा समझ? M1 2 बाई 7 N1 -6 बाई 7। उसी तरह से डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L2, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L2 कितना हो जाएगा? A2 बराबर 1, B2 बराबर 2, C2 बराबर V2। तो L2 बराबर कितना हो गया? 1 बाई कितना? 3, M2 2 बाई 3, N2 2 बाई 3। For angle between both lines, this is cos theta बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, कितना हो जाएगा? This is like 3 बाई 7 into 1 बाई 3, 2 बाई 7 into 2 बाई 3 minus 6 बाई 7 into 2 बाई 3। So this is like 3 बाई 21, 4 बाई 21 माइनस 12 बाई 21, कितना हो गया? माइनस कॉस थीटा, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स -5 बाई 21। तो इस तरह से लाइन जिनका डायरेक्शन रेशियो मालूम है उसके बीच का एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा ख्याल रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा डॉट प्रोडक्ट वाले वेक्टर के फॉर्म में करके देखते हैं कि सही हम लोग का अप्रोच सही है या फिर उल्टा पुल्टा हो जा रहा है ना। तो किसी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन का बात छोड़ो, अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन रेशियो दिया होने पर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन रेशियो अगर दिया हुआ हो तो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप एंड b वेक्टर इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। a डॉट b इज mod a
मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो ए डॉट बी डॉट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 12 मॉड ए इज अंडर रूट 9 4 13 49 मतलब 7 हो गया और मॉड बी कितना हो जाएगा 3 इंटू कॉस थीटा। तो देयरफॉर कॉस थीटा इज 7 माइनस 12 माइनस 5 बाई 21। तो कॉस थीटा बराबर माइनस 5 बाई 21। तो यही बात है, वेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाना। वेक्टर का चैप्टर ही नहीं है, वी आर नॉट स्टडिंग वेक्टर, वी आर स्टडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन इन 3D ज्योमेट्री और उसका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं। बट देखो वेक्टर के साथ कनेक्ट हो जा रहा है, बात मिस कर गए तो तुमको लॉस हो जाएगा। एकदम सही चीज जो बनाना था हमें वो नहीं बना पाओगे तो नुकसान हो जाएगा सबको। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट, ये ठीक से आ रहा ना बच्चों समझ में? नहीं आ रहा है, गाली बोलते हैं टीचर को। ऐसे नहीं करना है मनु, बिना बोले कैसे सुन लेते हैं? यही तो मेरा खूबी, खूबी भी तो एक फैक्टर होता है। दादू नहीं फिर सर बोलेंगे मेरा बोल के इसलिए वो तो मास्क पहन के वो भी अच्छे से, बहुत अच्छे से। मास्क वास्क पहन के आया करो। वो कौन बनाया? हाँ बड़ा अच्छा बनाया सर ने, तो नहीं बनाया। मैं नहीं बनाया ये, अरे गजब करते हो, हम भी बनाए। सवाल पूछ रहा है। सुनो फिर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन समझ जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब तरफ से। दिस इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। 10th में 11th में ऐसा पढ़े थे स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये है क्वेश्चन, एकदम आने वाला है बोर्ड से एग्जाम में, जेईई मेंस में, एनडीए में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट बड़ा मजेदार चैप्टर है। फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट का है कोऑर्डिनेट ए 1 2 1 टू द लाइन joining B है 1 4 6, C है 5 4 4। हम लोग जब स्कूल में थे तब हम लोग ये चीज सीखे थे क्वेश्चन बनाते समय। 11th क्लास में जो आप लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े थे वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का था। 12th क्लास में जो स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का है। वहां पर पहले लाइन का क्या निकाला जाता था? वहां पर लाइन का स्लोप निकाला जाता था। स्लोप कैसे आता था? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यहां पर स्लोप नहीं निकालना है, यहां पर लाइन का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन ये सब निकालना है और उसके बाद एंगल बिटवीन बोथ लाइन परपेंडिकुलर पैरेलल ये सब करना है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बाकी देखो इस क्वेश्चन में क्या करा है, 2 पॉइंट है, नाम B और C और B का कोऑर्डिनेट 1 4 6, C का 5 4 4। एक पॉइंट है A, इसका कोऑर्डिनेट है 1 2 1। इससे इस पे क्या गिरा है हम लोग? परपेंडिकुलर। और हमें बस इस पॉइंट का क्या चाहिए? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। अरे समझ, जो लोग 11th ईमानदारी से पढ़े इसी में 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में हो जाता है। इसका इमेज भी पूछ लेता है। 11th बताना स्ट्रेट लाइन में कोऑर्डिनेट निकालो फिर इसका इमेज निकालो, तो इसी क्वेश्चन में इमेज भी निकाल सकते हैं। बट पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तक निकालते हैं आराम से बैठ करके। सबसे पहला काम क्या होगा कि ये जो m है ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ये जो पॉइंट m है इसके लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बॉस? ये रेशियो तो हमें मालूम नहीं है ना? तो रेशियो को क्या ले लेते थे? 10th में पढ़े थे आप लोग। जब रेशियो नहीं मालूम रहता तो क्या ले लेते थे? लाइक k रेशियो 1 याद आ रहा है? भूल गए? तो 10th में तो नहीं था, 11th में एक्चुअली में। तो ये अगर x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y z है, तो कैसे आता था? x बराबर आता था k x2 प्लस x1 बाई k प्लस 1, ऐसे ही ना? तो दिस इज k इंटू 5 प्लस 1 बाई k प्लस 1। ठीक है, y बराबर
ky2 प्लस y1 बाई k प्लस 1। बढ़िया टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, इसको मजे से बनाना बहुत मजा आएगा। ky2 में 4 प्लस 4 बाई k प्लस 1, z बराबर kz2 प्लस z1 बाई k प्लस 1, k4 प्लस 6 बाई k प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत? अब देखो जरा सा, BC का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC। BC का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, आप लोग बता रहे थे। दिस इज 5 माइनस 1 4 माइनस 4 4 माइनस 6 कितना हो गया, 4 0 माइनस 2। इसका कुछ नाम मान लेते हैं, जैसे लाइक A1 B1 और C1। ठीक है, आ रहा समझ में? बढ़िया क्वेश्चन, एकदम चाप लगा के, एकदम आने वाला है मेंस में, एनडीए में, स्कूल एग्जाम में इस चैप्टर से इसी तरह का क्वेश्चन आता है। अब हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं AM का, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AM, इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो। तो इसका कोऑर्डिनेट ये था ना, ये वाला निकालें, कितना हो जाएगा बोलो, 5k प्लस 1 बाई k प्लस 1 माइनस 1, 4k प्लस 4 बाई k प्लस 1 माइनस 2, 4k प्लस 6 बाई k प्लस 1 माइनस 1। कितना हुआ, एलसीएम वगैरह लो तो नीचे तो k प्लस 1 हो जाएगा, ऊपर 5k प्लस 1 कितना हो जाएगा, एक बार बताओ ना, 5k प्लस 1 माइनस k माइनस 1 कितना हो जाएगा, बस 4 के ना, इधर 4k प्लस 4 माइनस 2k माइनस 2, अब कितना हो गया, प्लस 2 बाई इसका 3k प्लस 5 श्योर ना, 3k प्लस 5 बाई k प्लस 1। ये डायरेक्शन रेशियो, इसका नाम ले लेंगे A2 B2 C2। अरे बच्चों समझ में, ये नहीं पकड़ पाए तो फिर फायदा नहीं हो पाएगा, फिर आपको नुकसान हो जाएगा कि क्या ही पढ़े, चैप्टर का मेन चीज नहीं निकाल पाए तो फिर दिक्कत है। अब ये दोनों लाइन आपस में क्या है, तो AM जो है वो परपेंडिकुलर है बॉस BC पर। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग पढ़े थे, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या हुआ, इधर देखो ना क्या कीजिए, उस पर ध्यान लगा। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस L1 L2 भी 0 होता है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर हो तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 भी 0 होता है, वहां से काम बन सकता है। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले पढ़े A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। अच्छा, क्या तुम लोगों को क्या लग रहा था कि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का डेफिनेशन देख लिए, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और तुमको फाइंड द डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पूछ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। स्लोप निकालना सीखे थे 11th में, तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द स्लोप, या उससे लाइन का इक्वेशन निकालते थे, एंगल निकालते थे, इतना तो तुम्हें भी मालूम होना चाहिए। थोड़ी डेफिनेशन सिखा दिया जाएगा, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन ऐसे निकलता है, लो यही निकाल दो, चैप्टर खत्म। ऐसे तो हो ही नहीं सकता था, यूज ही आने वाला था, है ना। तो डायरेक्शन रेशियो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया, तुम बस डायरेक्शन रेशियो निकाल दो, हो गया, बोर्ड्स का क्वेश्चन हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो दो लाइन परपेंडिकुलर है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो अब करो, दिस इज 4 into 4k बाई k प्लस 1 B1 B2 0 into फलाना जो भी हो तो 0 ही आगे लिख नहीं रहा हूं, तुम लोग लिखने का होगा तो लिखना, प्लस C1 C2 माइनस 2 into 3k प्लस 5 बाई k प्लस 1 बराबर 0। तो इससे बताओ कितना होगा, दिस इज लाइक 16k माइनस 6k प्लस 10 बाई k प्लस 1 बराबर 0। अब 10k बराबर माइनस 10 के बराबर हुआ ना, और ये निवलो ऊपर चला गया, इधर ही ना कुछ है। करो आगे, पिछला जो नंबर 7 है, इससे k का वैल्यू कितना होगा, k का वैल्यू जो है वो -1 हो गया। k का वैल्यू निकालने के बाद अब हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, अब हम लोग m का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं।
एम का कोऑर्डिनेट कितना था, ये सब था ना 5k प्लस 1/k प्लस 1 है ना, तो कितना हो जाएगा बताओ 5k, तो दिस इज -5 प्लस 1 -4 k को -1 नहीं आएगा, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। वहाँ +10 के बदले -10। हाँ यहाँ पर 16k -6k -10, बिल्कुल बिल्कुल, इसे 10 के बराबर 10, a की वैल्यू। अब m का कोऑर्डिनेट बताओ 5 into 1 5 plus 1 6/2, दिस इज 3। फिर अगला y का कोऑर्डिनेट 4k 4 + 4 8/2, दिस इज 4। और फिर z का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, दिस इज 5 हुआ, ये हो गया m का कोऑर्डिनेट। और ये अगर ये मालूम है, और अगर ये फुट ऑफ अगर इमेज वर्ड लिखा रहता है, इमेज ठीक इसके ठीक बराबर दूरी पर यहाँ पर होता है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग इमेज भी निकाल लेते, और वो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाता बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के हिसाब से। ठीक है, इतना तो श्योर है कि आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट देके बस फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, इसका एप्लीकेशन इसी फॉर्म में जाता है, और बड़ा मजेदार चैप्टर है। ठीक है, अब लिखते लिखते सुनेंगे कि ये चैप्टर काफी आसान है, आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लेने का ट्राई करेंगे। हम लोग में मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं। 12th क्लास में जब हम लोग थे तो ये जो वेक्टर और 3D है उसको मैथ्स का एक पोर्शन अलग बनाया गया था। 70 नंबर का टोटल मैथ्स था, और बाकी 30 नंबर का हम लोग के समय एक ऑप्शन था कि या तो वेक्टर 3D पढ़ लो, और या फिर प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स होता है वो पढ़ लो। तो हम लोग में से आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैंने तो प्रॉफिट लॉस वाला पढ़ा था। ये चैप्टर अपन पढ़े ही नहीं 12th में, और इंजीनियरिंग में ये सब पढ़ना नहीं है। तो ना ये टॉपिक मैंने 11th 12th में पढ़ा, और ना ही मैंने ये टॉपिक इंजीनियरिंग में पढ़ा है। फिर भी मैं इसका कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का, मेंस का, एडवांस का, एनडीए का कोई भी क्वेश्चन बना सकता हूं। इससे आप ये एक चीज सोच सकते हैं कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा मैथमेटिकल दांव पेच नहीं है, फॉर्मूला ठीक से याद रहे जिसका क्वेश्चन कोई भी बना सकता है। जैसे बाकी चैप्टर में चलो मैं पढ़ा, मैं इंजीनियरिंग में भी पढ़ा, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं तो मैं तुमको पढ़ा सकता हूं। ये चैप्टर तो अपन पढ़े भी नहीं है 12th में, हमें मालूम भी नहीं था क्या होता है नहीं होता है ना इंजीनियरिंग में पढ़े और ना ही ये 12th में अपने स्कूल में था। तो ये बहुत मुश्किल है, इसे फॉर्मूला अगर आपके हाथ में है तो बहुत मुश्किल टॉपिक ये नहीं है। फॉर्मूला थोड़ा पकड़ने का ट्राई करेंगे, और फिर इसका सारा क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। आज इंट्रोडक्शन हो गया, इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया ना, तो इसमें एक क्लास और लग जाएगा, उसके बाद हम लोग घुस जाएंगे 3D पे।